हेलो व्यूअर्स, मैं दीपा श्रीवास्तव आपका मेरे चैनल इतिहास की बातें पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इतिहास और मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी तैयारी में हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आपके कोई फ्रेंड, रिलेटिव, कलीग ऐसे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री और एमपी के पूछा जाता हो, तो आप उनको मेरा चैनल शेयर कर सकते हैं। अब हम सम्राट अशोक और उसके अभिलेखों से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस इतिहासकार ने केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया? ऑप्शन ए आरजी भंडारकर, ऑप्शन बी डीआर भंडारकर, ऑप्शन सी डीडी कौशाम्बी, ऑप्शन डी हेमचंद राय चौधरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डीआर भंडारकर। इन्होंने अशोक के अभिलेखों के आधार पर इतिहास लिखने का प्रयास किया था। अशोक के अभिलेखों की खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टिफेंतेलर नामक व्यक्ति ने की थी, और सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अगला प्रश्न क्रमांक 2, किस शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन है? ऑप्शन ए चौथे, ऑप्शन बी पाँचवें, ऑप्शन सी सातवें, ऑप्शन डी 11वें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5वें। चौथे शिलालेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है। अगला प्रश्न क्रमांक 3, अशोक के किस अभिलेख का विषय आर्थिक था? ऑप्शन ए भाब्रू, ऑप्शन बी रुम्मिनदेई, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी मस्की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रुम्मिनदेई। ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है अशोक का जिसका विषय आर्थिक है। बाकी सभी अभिलेखों के विषय हैं प्रशासनिक विषय हैं। रुम्मिनदेई में क्या है, जो लुम्बिनी में उन्होंने कर घटाकर 1/8 कर दिया था भू राजस्व, जब सम्राट अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी, उसके विषय में वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न क्रमांक 4, अशोक का एकमात्र अभिलेख कौन सा है जो अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है तथा द्विभाषी एवं द्विलिपिक है? ऑप्शन ए सरेकुना, ऑप्शन बी शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी लघमान, ऑप्शन डी मानसेहरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सरेकुना अभिलेख। सरेकुना अभिलेख ऐसा है जो अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है और 2 भाषाओं में है और 2 लिपियों में है, यूनानी और अरेमाइक लिपि में। इसके अलावा लघमान जो अभिलेख है वो भी अफगानिस्तान में, लेकिन वो द्विभाषी और द्विलिपिक नहीं है। और शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो हैं वो पाकिस्तान में स्थित हैं, ये दोनों अभिलेख। अगला प्रश्न क्रमांक 5, अशोक ने धर्म यात्राओं का उल्लेख किस अभिलेख में किया है? ऑप्शन ए तीसरे, ऑप्शन बी चौथे, ऑप्शन सी 5वें, ऑप्शन डी 8वें। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 8वें। अगला प्रश्न क्रमांक 6, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? ऑप्शन ए भाब्रू लघु शिलालेख, ऑप्शन बी रुम्मिनदेई स्तंभ लेख, ऑप्शन सी कौशाम्बी अभिलेख, ऑप्शन डी पृथक पृथक कलिंग अभिलेख। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए भाब्रू लघु शिलालेख। ये सबसे लंबा अभिलेख है अशोक का और ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न क्रमांक 7, रानी का अभिलेख किसे कहते हैं? ऑप्शन ए रुम्मिनदेई, ऑप्शन बी निगाली सागर, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी कलसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कौशाम्बी। इसमें सम्राट अशोक की रानी कारवाकी का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 8, अशोक की पाषाण पर बनी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कलसी, ऑप्शन सी धौली, ऑप्शन डी कंगनहल्ली। इसका सही जवाब है कंगनहल्ली, ऑप्शन डी। कंगनहल्ली कर्नाटक में स्थित है, वहाँ से अशोक की पाषाण पर बनी प्रतिमा मिली है। अगला प्रश्न क्रमांक 9, अशोक ने धम्म की परिभाषा कहाँ से ग्रहण की? ऑप्शन ए दीर्घ निकाय, ऑप्शन बी मध्यम निकाय, ऑप्शन सी संयुक्त निकाय, ऑप्शन डी खुद्दक निकाय। ये जो है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है दीर्घ निकाय। वहाँ उसके राहुलोवाद सूत्र से अशोक ने अपनी धम्म की परिभाषा ली है। तो ऑप्शन में इस तरीके से भी आ सकता है कि दीर्घ निकाय से ली है, और सीधे सीधे ये वो भी ऑप्शन में आ सकता है कि राहुलोवाद सूत्र से ली है। अगला प्रश्न क्रमांक 10, विदेशी शक्तियों का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए 7वें, ऑप्शन बी 9वें, ऑप्शन सी 11वें, ऑप्शन डी 13वें। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 13वें। इसके अलावा दूसरे और 5वें अभिलेख में भी विदेशी शक्तियों का उल्लेख मिलता है।
अगला है प्रश्न क्रमांक 11, अशोक के धम्म को नैतिक आचार संहिता किसने कहा है? ऑप्शन ए नीलकंठ शास्त्री, ऑप्शन बी रोमिला थापर, ऑप्शन सी रमाशंकर त्रिपाठी, ऑप्शन डी राधा कुमुद मुखर्जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नीलकंठ शास्त्री। इन्होंने अशोक के धम्म को नैतिक आचार संहिता की संज्ञा दी है। इसके अलावा रोमिला थापर ने उसे अशोक का आविष्कार कहा है, अशोक का अपना आविष्कार, और रमाशंकर त्रिपाठी और राधा कुमुद मुखर्जी ने उसको सार्वभौम धर्म की संज्ञा दी है। अगला है प्रश्न क्रमांक 12, सामान्यतः अशोक प्रति 5वें वर्ष प्रादेशिक राजयुक्त तथा युक्तों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजता था, किंतु कहाँ के लिए यह अवधि 3 वर्ष थी? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी कलिंग, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अवंती। अवंती के अलावा तक्षशिला में भी जो है प्रादेशिक राजयुक्त और युक्तों को प्रति 5वें वर्ष के स्थान पर प्रति 3रे वर्ष दौरे के लिए भेजा जाता था। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, अशोक ने स्वयं को किस अभिलेख में बुद्ध शाक्य कहा है? ऑप्शन ए लौरिया नंदनगढ़, ऑप्शन बी मास्की, ऑप्शन सी रूपनाथ, ऑप्शन डी पानगुराड़िया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मास्की। ये जो है कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा लौरिया नंदनगढ़ है वो बिहार में स्थित है। ऑप्शन सी और डी रूपनाथ और पानगुराड़िया ये दोनों मध्य प्रदेश में स्थित हैं। रूपनाथ मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित है और पानगुराड़िया मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। अगला है प्रश्न क्रमांक 14, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की? ऑप्शन ए 8वें, ऑप्शन बी 10वें, ऑप्शन सी 13वें, ऑप्शन डी 14वें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 13वें वर्ष में। अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 ईसा पूर्व हुआ था। उस राज्याभिषेक के बाद अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। अगला है प्रश्न क्रमांक 15, अशोक के द्वितीय शिलालेख में किस राज्य का वर्णन नहीं है? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी ताम्रपर्णी, ऑप्शन डी सत्यपुत्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पल्लव। आज का अभ्यास प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 272 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 269 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 262 ईसा पूर्व। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 261 ईसा पूर्व। पिछला अभ्यास प्रश्न था कि किसके अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा? उसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्लिनी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इस सीरीज की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप और भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आई बटन और एंड स्क्रीन पर भी मैं वीडियो लगा दूंगी। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, तैयारी में लगे रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए।